हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है हम लेसन 5 कर रहे हैं बुक 1 का। आज की जो वीडियो है इस चैप्टर की आखिरी वीडियो है हमारी, वीडियो नंबर 4। और इस वीडियो में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको इस चैप्टर के एमसीक्यू सेंड करने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है हमारे पास, बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि। सब्जी, फल फूल आदि इनको बोना, इस कृषि को हम कहते हैं सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि। देखो क्या होता है इसमें, यह कृषि अधिक मुनाफा देने वाली फसलों को उगाने के लिए की जाती है जिनसे ज़्यादा मुनाफा हो, ज़्यादा पैसे कमाए जाएं। जैसे सब्जी, फल फूल आदि ये सब इसमें बोए जाते हैं। नगरीय क्षेत्रों में इन सब चीज़ों की मांग अधिक होती है। किसकी? सब्जी की, फल फूल आदि की। इनकी सबकी मांग कहाँ है? नगरीय क्षेत्रों में, क्योंकि गांव में तो लोग बाग अपने खेतों में इनको उगा लेते हैं और अपनी पूर्ति को वो कर लेते हैं, वहीं से पूरा कर लेते हैं। और नगरों में इन सब चीज़ों की खेती नहीं होती है, तो वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, रोज़गार के वजह से जो गए हुए हैं, वहाँ इनको ज़रूरत होती है। होने के कारण यह कृषि नगरों के आसपास ही की जाती है, क्योंकि वहीं डिमांड है तो उसके आसपास ही करते हैं। खेतों का आकार इसमें ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा आकार होता है। खेत यातायात के साधनों द्वारा नगरों से जुड़े होते हैं, जिससे कि वो खेत में उगने वाली फल फूल सब्जी को नगरों तक आसानी से पहुंचा सके। इसमें अत्यधिक मेहनत लगती है, यानी श्रम मजदूरी ज़्यादा लगती है, एवं पूंजी की आवश्यकता होती है। और इसी प्रकार इसमें मुनाफा भी ज़्यादा होता है। देखिए कहता है, सिंचाई यानी कि पानी देना, उर्वरक यानी खाद, उन्नत किस्म के बीज, कीटनाशक, कीटनाशक यानी जिससे कीड़ा ना लगे उनमें, हरित गृह। अब ये हरित गृह आपको दे रखा है, देखिए जरा, ये मैंने आपको हरित गृह भी दिखा रखा है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको। एवं शीत क्षेत्रों में कृत्रिम ताप। हरित गृह से क्या होता है, जो ठंडे प्रदेश हैं, जो ठंडी जगह हैं, वहाँ इस प्रकार की खेती के लिए जो तापमान है उसकी व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार ये हरित गृह बनाया जाता है। ये जो ऊपर आपको खाली खाली दिख रहा है ना, ये एक्चुअल में पॉलीथीन वगैरह लगाई जाती है, पॉलीथीन या प्लास्टिक की ऐसी शीट जिसमें से सूर्य का प्रकाश आर पार हो सके। तो इससे होता क्या है, अंदर ये जो खेती है इसके लिए जो उचित तापमान इसको चाहिए, वो तापमान उसको मिलता रहता है। तो ये ग्रीन हाउस कहाँ पर होता है? जहाँ ठंडे प्रदेश होते हैं, जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है। अब वर्ल्ड पे हम आपको, अब ये देखिए, जब ये बोई जाती है तो इस प्रकार वहाँ से ट्रक में या ठेलों में लाद कर इसको नगरों में ले जाया जाता है। ये देखो नगरों के समीप ये बोई जा रही है। ये देखो आपको ये पीछे फैक्ट्रियाँ वगैरह दिखाई दे रही हैं छोटी छोटी सी यहाँ पर। तो ये नगरों के समीप ही ये बोई जा रही है। ये तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में दोनों चित्र दे रखे हैं। आगे देखिए कहता है, मुख्य क्षेत्र जो है इसके, उत्तर पश्चिमी यूरोप। तो आइए हम दिखाते हैं उत्तर पश्चिम यूरोप कौन सा होता है। तो पहले तो मैं आपको डायरेक्शन बता दूं। देखो ये हमारी नॉर्थ यानी उत्तर, ये साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो उत्तर पश्चिमी यूरोप का मतलब ये वाला जो यूरोप है, तो ये यूरोप है हमारा पूरा। तो ये जो एरिया है, ये उत्तर पश्चिमी यूरोप का मतलब ये जो एरिया है, यहाँ पर ये बोई जाती है। और ऐसे ही अगला क्षेत्र दे रखा है यूएसए के उत्तर पूर्वी भाग। अब उत्तर पूर्वी भाग कौन सा होगा यूएसए का? ये वाला। तो यहाँ पर ये हमारा यूएसए है, तो ये जो उत्तर पूर्वी भाग है, ये भाग यहाँ पर ये बोई जाती है। और कहता है इसके अलावा भूमध्य सागर प्रदेशों में अधिक, क्योंकि वहाँ औद्योगिक क्षेत्र के कारण जनसंख्या घनत्व अधिक है। तो भूमध्य सागरीय प्रदेश ये है हमारे, जो इसके आसपास ये आ रहे हैं। ये यहाँ पर भी ये थोड़ी सी ज़्यादा इसकी कृषि की जाती है। तो इस तरह से मुख्य क्षेत्र आपको पता चल गए। अब देखो सब्जी, इसमें अलग अलग इसको बांटा गया है। एक होता है इसमें सब्जी खेती, कहते हैं इसमें सिर्फ सब्जियों का उत्पादन किया जाता है मुख्य रूप से। खेतों से इन सब्जियों को ट्रक द्वारा बाजारों में भेजा जाता है, जो कि एक रात में अपनी दूरी तय कर लेते हैं, क्योंकि एक रात से ज़्यादा समय लेंगे तो सब्जियों के खराब होने की संभावना रहती है। अब क्योंकि इसको ट्रक में भेजा जाता है और एक रात में दूरी तय कर लेते हैं, इसको हम ट्रक कृषि भी कहते हैं। किसको? सब्जी खेती को ट्रक कृषि भी कहा जाता है। आगे आता है उद्यान कृषि। इसमें फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है। इसके लिए नीदरलैंड सबसे अधिक प्रसिद्ध है। वहाँ
ट्यूलिप नामक फूल उगाया जाता है। आया समझ में आपको? ट्यूलिप नामक फूल उगाया जाता है। ट्यूलिप की मुख्य मांग यूरोप के देशों में ही है, जहाँ पर हमने यूरोप का पोर्शन दिखाया ना, वहीं पर नीदरलैंड है। ओके, इसके बाद आता है हमारी कारखाना कृषि। यह औद्योगिक क्षेत्रों के निकट की जाती है, जहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र फैक्ट्रियाँ वगैरह लगी हुई हैं उसके आसपास यह की जाती है। इसमें पशुओं को पाला जाता है, जैसे गाय, बैल, कुकुर, यानी गाय बैल से इनसे क्या मिलता है? दूध वगैरह मिलते हैं, अंडे मिलते हैं। तो इनकी मांग नगरीय क्षेत्रों में, औद्योगिक क्षेत्रों में अधिक होती है। इन्हें कारखाने में तैयार भोजन, जो कारखाने में जो बना बनाया भोजन है उस पर रखा जाता है, एवं उनके स्वास्थ्य का ध्यान भी रखा जाता है। इसमें भवन निर्माण, जिसमें इनको पाला जाए, भवन चाहिए। यंत्र उनके देखभाल के लिए। प्रकाश, वहाँ प्रकाश की यानी लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। उचित तापमान, यानी अगर गर्मी है तो वहाँ पंखे वगैरह लगा दो उनके लिए जो आपने पशु पाल रखे हैं, और अगर ज़्यादा सर्दी है तो हीटर वगैरह भी लगाए जाते हैं। एवं उनकी चिकित्सा, ताकि बीमारी ना फैले, कि अधिक धन की इसमें आवश्यकता होती है। तो ये थी हमारी सब्जी खेती, उद्यान कृषि। आगे अगली कृषि हमारी सहकारी कृषि। देखो ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। कोऑपरेटिव फार्मिंग। देखो, किसानों का एक समूह, यानी एक, दो या दो से ज़्यादा किसान जब मिल जाते हैं, नॉर्मली 10-12 किसान मिल जाते हैं, जब अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने हेतु, उन्हें जब कृषि से ज़्यादा लाभ कमाना, क्योंकि अलग अलग खेती कर रहे हैं तो उतना लाभ वो नहीं कमा पा रहे हैं, तो एक समूह बना लेते हैं लाभ कमाने हेतु, एक सहकारी संस्था बनाते हैं और बनाकर कार्य करते हैं, तो इसे हम सहकारी कृषि कहते हैं, अधिक लाभ कमाने हेतु। इसमें किसान के खेत सलामत रहते हुए सहकारी रूप से कृषि की जाती है। कहने का मतलब है कि किसान जो है खुद ही अपने खेत का मालिक होता है। यह सहकारी संस्था किसान को हर प्रकार से सहायता करती है, यानी उसे कौन से बीज चाहिए, पानी चाहिए, उर्वरक चाहिए, जो भी उसे चाहिए, मशीन चाहिए जोतने के लिए, जो भी उसे चाहिए होती है, वो सब सहकारी संस्था मिलकर उसको प्रोवाइड कराती है। आगे अभी देखो इसमें क्षेत्र पता चलेंगे कहाँ कहाँ होती है ये। सहकारी संस्था, जो सहकारी संस्था है, अपने उत्पादों को बाजार में अपनी शर्तों पर बेचती है। वो जो समूह, जो किसानों का समूह है, उसने जो भी फसल उगाई है उसको जब बाजार में बेचेंगे तो अपनी शर्तों पर, अपने रेट पर वो बेचते हैं। सहकारी आंदोलन 1 शताब्दी पहले पश्चिमी यूरोप, जो भी हमने पहले वाली जहाँ सब्जी खेती वगैरह हुई थी ना, वहीं पर होता है। तो डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन एवं इटली में सफलतापूर्वक चला, और सबसे ज़्यादा पॉपुलर ये रहा डेनमार्क में। क्यों? क्योंकि डेनमार्क में यह आंदोलन सबसे अधिक सफल रहा, जहाँ का प्रत्येक किसान किसी न किसी सहकारी संस्था का सदस्य है। आइए अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ कहाँ पर है डेनमार्क वगैरह। ये सब डेनमार्क, देखो ये डेनमार्क, बेल्जियम, नीदरलैंड वगैरह सब यहाँ पर हैं। ये और ये इधर ये इटली है, और इधर ये हमारा स्वीडन है। तो इन क्षेत्रों में ये सहकारी कृषि बहुत ज़्यादा होती है। ये मैप की भी बेटा प्रैक्टिस किया करो, बार बार जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको मैप भी बड़े आसानी से आ जाएगा। आगे आती है सामूहिक कृषि। ये लगभग सहकारी कृषि जैसी ही है, बस इसमें फ़र्क इतना है कि सामूहिक कृषि में सरकारी संस्था, वो सहकारी संस्था जो होती है वो मालिक होती है, और इसमें सरकार का नियंत्रण होता है। देखो क्या कहता है, इस प्रकार की कृषि में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व समाज एवं सामूहिक श्रम पर, समाज के ऊपर जो उत्पादन हो रहे हैं उन पर जो साधन है, उनका जो स्वामित्व, उनका जो मालिकाना हक है, वो समाज और सामूहिक श्रम, यानी जो आपस में मिलकर कार्य करते हैं, उस पर आधारित होता है। किसान अपने सारे संसाधन, जैसे भूमि, अपना श्रम यानी मेहनत, एवं पशुधन, जो उन्होंने पशु पाल रखे हैं खेती करने के लिए, को मिलाकर कृषि करते हैं। पशुधन कौन से? बैल वगैरह। किसान अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि का छोटा सा भाग अपने पास रख सकते हैं, यानी उसमें अपनी ज़रूरत की चीज़ें वो बो सकता है, बेशक चाहे वो सामूहिक कृषि कर रहा है। इसमें जो नियंत्रण रहता है वो सरकार का होता है। सामूहिक और सहकारी कृषि में सबसे मेन फ़र्क यही है, इसमें सरकार का नियंत्रण है, उसमें सरकार का नियंत्रण नहीं है, बाकी लगभग दोनों एक जैसी ही हैं। किसान के जो उत्पाद है, यानी जो किसान ने फसल बोई, उसको सरकार ही निर्धारित मूल्य पर खरीद सकते हैं, यानी एमएसपी जिसको कहते हैं, जो आजकल किसान आंदोलन चल रहा है एमएसपी के ऊपर। तो जो एमएसपी सरकार तय करती है तो सरकार ही खरीदती है, ये अपना बाजार में जाकर नहीं बेच सकते, इसमें ये इनके ऊपर कंडीशन होती है। सामूहिक कृषि का प्रारंभ जहाँ ये शुरू हुई, ये सोवियत संघ, जो रसिया में से जो पहले कुछ देश 1991 में जो अलग हो गए, उससे पहले जो सोवियत संघ था वहाँ हुआ, जहाँ उत्पादन में वृद्धि, यानी जो फसलों से उत्पादन है उसमें वृद्धि
व आत्मनिर्भरता के लिए यह कृषि की गई। सोवियत संघ में इस कृषि को कोलक होज का नाम दिया गया। ये बहुत मेन पॉइंट है, याद रखना इसको। क्या कहा गया इसको? कोलक होज। 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत आसानी से बन जाएगा। तो इस तरह से ये वाली कृषि हमारी कंप्लीट होती है, आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का खनन या माइनिंग। खनन यानी कि खनिजों को जमीन के अंदर से निकालना, वही हमारा खनन होता है। क्या था? मानव विकास, जब मानव विकास हो रहा था उसका जो इतिहास है, तो समय के साथ साथ खनिजों की भी खोज हुई। जैसे जैसे मानव डेवलप होता गया, उसने खनिजों की भी खोज शुरू करी। इन खनिजों की खोज की भी कई अवस्थाएं देखी गई। जैसे ताम्र युग आया, इन तांबे का, फिर कांस्य युग और लौह युग, ऐसे युग हमारे रह चुके हैं इतिहास में। प्राचीन काल में ये जो खनिज है, इनका उपयोग क्या करते थे? औजार बनाने में, बर्तन और हथियार बनाने तक ही सीमित था, और इनसे कुछ काम नहीं होता था। आज तो इनसे और बहुत सारे काम होते हैं। बिजली के वायर्स बनाने वगैरह में इनके बहुत काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं आज। कहते औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति मतलब जो उद्योग लगने शुरू हुए, उसके पश्चात इसका महत्व लगातार बढ़ता चला गया। ठीक है ना, क्योंकि बिजली के तार तभी तो बने जब औद्योगिक क्रांति आई, बहुत सारा काम इसमें यूज होने लगा। अब आगे आता है खनन को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले भौतिक कारक। भौतिक कारक में आता है जमाव का आकार, यानी वो जो खनिज है वो जिस स्थान पर वो जमा हुआ है वहाँ उसका साइज क्या है, कितनी मात्रा में वहाँ पर उपलब्ध है, उसकी श्रेणी यानी किस क्वालिटी का है वो, उसकी उपस्थिति की अवस्था, किस अवस्था में वो उपस्थित है, कितना कच्चा है, किस अवस्था में, यानी कितना हमें उसका संशोधन करना पड़ेगा यूज करने के लिए। आर्थिक कारक, आर्थिक यानी पैसों से जुड़ा हुआ। खनिजों की मांग। आर्थिक कारक मतलब यानी उस खनिज जो हम खनिज निकालने जा रहे हैं ज़मीन के अंदर, उसकी मांग बाजार में कितनी है। आपके पास तकनीकी ज्ञान होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए उसको बाहर निकालने की। जैसे पेट्रोल निकाला जाता है, पेट्रोल के लिए बहुत उच्च तकनीक की जरूरत होती है। आपके पास भरपूर पैसा होना चाहिए, क्योंकि इसमें मशीन वगैरह और मजदूरी में बहुत पैसा खर्च होता है। श्रम, आपके पास श्रमिक होने चाहिए, मजदूर होने चाहिए। परिवहन पर होने वाला खर्च, परिवहन को इधर से उधर सामान बाजार में ले जाओगे, किससे ले जाओगे? बहुत खनिज तो बहुत भारी होते हैं, तो इनके लिए आपके पास यातायात के भरपूर साधन भी होने चाहिए। अब खनन की विधियाँ आगे कहता उपस्थिति, यानी उनकी जो उपस्थिति है, उपस्थिति की जो अवस्था है एवं अयस्क की प्रकृति के आधार पर खनन दो प्रकार के होते हैं। एक तो धरातलीय खनन। धरातलीय खनन का मतलब जो जमीन के ऊपर ही मिल जाते हैं, लगभग ज़्यादा गहरे नहीं होते, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं होते। इसको हम सरफेस माइनिंग या ओपन कास्ट माइनिंग भी बोलते हैं। धरातलीय खनन को विवृत खनन भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है धरातलीय खनन का दूसरा नाम क्या है? विवृत खनन। यह खनिजों के खनन का सबसे सस्ता तरीका है, क्योंकि ज़्यादा गहराई पर ये नहीं होते, आसानी से इनको निकाल सकते हैं। इसमें ज़्यादा सुरक्षा उपकरणों की भी ज़रूरत नहीं होती, तो सुरक्षा उपकरणों पर खर्च जो है वो हमारा कम होता है। तो सुरक्षा उपकरणों पर क्या, उपकरण जो होते हैं उन पर खर्च हमारा कम होता है। उत्पादन इसमें जल्दी होता है, क्योंकि ऊपर ही है लगभग ज़मीन के। ठीक है, थोड़ा बहुत खोदना पड़ता है, उसके बाद ये निकल जाते हैं। एक होता है हमारा भूमिगत खनन। यह खनन भूमि के अंदर ज़्यादा गहराई पर होता है। ओके, देखो ये आपको पेट्रोल निकाला जा रहा है ज़मीन के अंदर, ये काम कर रहे हैं मशीन के साथ, ड्रिलिंग के साथ। तो पेट्रोल निकालने का एक फ़ोटो इसमें दिखाया गया है, ये आपकी बुक में ही है। मैक्सिको की खाड़ी में तेल वेधन यानी तेल निकालना, और एक ये आपको दोनों प्रकार की खनन की फ़ोटो दिखाई गई है। अभी इसको समझाऊंगा, पहले आगे कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। कहता इसमें कूप की खनन विधि का प्रयोग, कूप की का मतलब कुआं, इसमें कुआं बनाया जाता है। यह ज़्यादा जोखिम भरा, क्योंकि इसमें ज़मीन के अंदर ज़्यादा गहराई तक जाया जाता है, तो जितने गहरा आप जाओगे उतना ही उसमें जोखिम ज़्यादा है। तो जोखिम ज़्यादा है तो सुरक्षा उपकरण हमें ज़्यादा चाहिए होते हैं, उन पर ज़्यादा खर्च होता है। लंबवत यानी सीधा, बिल्कुल ज़मीन पर ऐसे सीधा, ठीक है, भूमि की गहराई तक कूपक जाते हैं। कूपक यानी कुएँ, जहाँ खनिजों तक पहुँचने के लिए फिर बाद में गैलरियाँ, जैसे यहाँ पर पहुँच गए, फिर यहाँ से एक गैलरी इधर को बना दी, एक इधर को बना दी, एक इधर को बना दी, इस तरह से गैलरियाँ बना दी जाती हैं। इसको समझने के लिए जो ये हमारा भूमिगत खनन है, एक कोयले की खान की पिक्चर है, काला पत्थर, अमिताभ बच्चन की, उसको देखना, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये। तो खनिजों एवं श्रमिकों के आवागमन हेतु जब अंदर जाएंगे या खनिज वहाँ से बाहर आएंगे, एक विशेष प्रकार की लिफ्ट बेधक यानी जिसको बर्मा कहते हैं, माल ढोने की गाड़ियाँ होती हैं, वायु संचार प्रणाली, क्योंकि अंदर ऑक्सीजन कम होती चली जाती है तो वहाँ वायु की, ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, की आवश्यकता होती है। अंदर जहरीली गैस भी निकल सकती है, आग भी लग सकती है, बाढ़ के कारण दुर्घटनाएं भी होने का डर हमारा लगा रहता है।
यह खनन अधिक खर्चीला होता है। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ चित्र के माध्यम से। ये देखो, ये तो हमारा है धरातलीय खनन। देखो लगभग ऊपर ही मिलेगा, ये कितना थोड़ा सा हमने खोदा और यही लगभग ऊपर ही है। और ये पृथ्वी पर हर जगह नहीं पाया जाता, कहीं कहीं पाए जाते हैं। इसको हम विवृत अथवा विपट्टी खादान या धरातलीय खनन इसको बोलते हैं। ये लगभग ऊपर ही मिल जाता है। अब ये है हमारा भूमिगत। देखो ये पूरा कितना गहरा यहाँ पर खोदा गया, फिर यहाँ से गैलरियाँ बना दी जाती हैं इधर उधर, ठीक है, जाने के लिए। अब इसके अंदर ये लिफ्ट बना रखी है। इस लिफ्ट के थ्रू इंसान ऊपर नीचे इसमें जाते रहते हैं और सामान को, खनिजों को नीचे से बाहर लाते हैं। तो ये हमारी कूप की खनन विधि है, जिसमें कुआं बना रखा है इतना नंबर, इसमें लिफ्ट चलती है और फिर नीचे गैलरियाँ होती हैं और ये खुदाई कर करके इसको ऊपर लाया जाता है। तो ये फ़र्क होता है इन दोनों प्रकार के खनन में। आगे देखो क्या कहते हैं, आगे कह रहे हैं जो विकसित देश हमारे, जैसे यूरोप के ज़्यादातर देश, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, चाइना वगैरह, ये खनन के कार्य से अब पीछे हट रहे हैं, क्योंकि वहाँ श्रमिकों पर अधिक खर्च आता है। वहाँ क्योंकि जनसंख्या वहाँ पर कम है, तो वहाँ श्रमिक आसानी से, यानी मजदूर आसानी से मिलते नहीं, और मिलते हैं तो बहुत महंगे मिलते हैं, तो उनको इतना लाभ इससे अब नहीं हो रहा है। तो वो इस कार्य से ज़्यादा पीछे हट रहे हैं, ज़्यादा लाभ वो इससे कमा नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो विकासशील देश हैं जैसे हमारा भारत, खनन को अधिक महत्व दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ विशाल संख्या में श्रमिक उपलब्ध हैं और सस्ते उपलब्ध हैं। क्योंकि यहाँ रोजगार की समस्या है। यहाँ एक व्यक्ति किसी काम को 100 रुपये में कर रहा था, दूसरा व्यक्ति उसको 50 रुपये में करने को तैयार है, जो कि बहुत सस्ते मिल जाते हैं। उनके बल पर, यानी उनके दम पर अपने देशवासियों के रहन सहन को उत्तम बनाना इनका लक्ष्य है। कैसे? क्योंकि यहाँ से जब खनिज निकालेंगे, सरकार इससे पैसा कमाती है, पैसा कमा के डेवलपमेंट की जाते हैं। तो इस तरह से अपने देश के जो देशवासी हैं उनका रहन सहन को सुधारने के लिए विकासशील देश इस कार्य में लगे हुए हैं, जो कि इसको आसानी से कर सकते हैं। अब इस प्रकार ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसको आप ध्यान से पढ़ो, जो मैंने चारों वीडियो बनाई हैं उनको फिर से देखो, अच्छे से समझो, और इसके बाद मैं आपको एक MCQ की वीडियो एक आध दिन में भेजने वाला हूँ, जितने भी इससे संभव MCQ बन सकते हैं। तो धन्यवाद आपको ये वीडियो पूरी देखने के लिए, और आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करो।